और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। पहलगाम के में आतंकी हमले के बाद अब भारत सरकार की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही हैं और सुरक्षा के तमाम इंतजाम के बीच इस बात की भी तैयारी है कि किस तरह से लोगों को, आम लोगों को भी किसी भी आपात स्थिति में अपने को कैसे सुरक्षित रखना है। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने एक बैठक की और इसके बाद देश के तमाम जगहों पर, करीब 250 से ज़्यादा जगहों पर कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल की तैयारी हो रही है। यानी किसी भी आपात स्थिति में लोग अपने को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे बचाएं, इसके बारे में लोगों को जानकारी भी दी जाएगी और मॉक ड्रिल यानी उसका एक रिहर्सल किया जाएगा कि कैसे तैयारियों को अंजाम देना है, किस तरीके से किसी भी स्थिति से निपटना है। उसमें प्रशासनिक, पुलिस, फायर, सेफ्टी, इस तरह के तमाम विभाग इन्वॉल्व होते हैं और आम लोगों को भी, छात्रों को, स्टूडेंट्स को भी इस तरह के ट्रेनिंग दिए जाने की बात कही गई है। तो एक बड़ी तैयारी की ओर दिखाई पड़ रहा है भारत। अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई, उसके बाद अब ये कदम उठाया जा रहा है। पहलगाम हमला 22 तारीख को हुआ था। आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई थी। उसको लेकर सरकार पर लगातार दबाव बन रहा है कि कोई सख्त कार्रवाई कब होगी, उसका इंतजार किया जा रहा है। सख्त कार्रवाई के लिए तमाम दबाव अलग अलग तरह से देश भर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष ने पूरी तरह से सरकार के साथ रहने का कई बार आश्वासन दिया है। इसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी हुई और सरकार से कहा जा रहा है कि जो भी सख्त कार्रवाई की जाएगी उसमें पूरा देश साथ है और सख्त कार्रवाई की जाए उन आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ जो इस षड्यंत्र में शामिल है, और चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई देश हो, चाहे कोई लोग हो, संगठन हो। तो एक बड़ा दबाव बनता दिखाई पड़ रहा है। अब इसके तहत जो 7 मई की मॉक ड्रिल है, इसको एक बहुत बड़े स्टेप के रूप में देखा जा रहा है कि कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है भारत सरकार। क्या होता है ये, लेकिन ये 7 मई की जो तारीख रखी गई है मॉक ड्रिल की, इसको लेकर एक उम्मीद लोगों में जग रही है कि सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। इधर बीच एक और बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान में माफ़ कीजिएगा, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें जो कई लोगों की जान गई, 28 लोगों की जान उसमें गई। उसमें कुछ लोगों को लेकर जिस तरह से ट्रोलिंग हो रही है उस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। उन्हीं में से एक है हिमांशी नरवाल। उनसे मिलने के लिए आज जा रहे हैं राहुल गांधी, पहुंच गए होंगे करनाल में, हरियाणा के करनाल में, और सोनिया गांधी भी उनके साथ हैं। तो ये एक बड़ी खबर ये भी है। इसके अलावा जिस तरह से जातिगत जनगणना का फैसला अचानक सरकार ने पिछले दिनों किया है, उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को। पत्र में उन्होंने बहुत सी बातें कही है, हालांकि वो बातें पहले भी कह चुके हैं। तेलंगाना में किस तरह से जातिगत सर्वे कराया गया, उसको उस फॉर्मेट को अपनाने की मांग की गई है, और भी बहुत सी बातें की गई हैं कि कैसे इस जनगणना को कराया जाना है और किन मुद्दों को, किन चीज़ों को उसमें शामिल किया जाना है। इन सब पर चर्चा होगी। लेकिन बात करते हैं अगर मॉक ड्रिल की, जो 7 मई को गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है और उसके लिए देश के कई शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, उसकी चर्चा है। और अब ये माना जा रहा है कि सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है उन दोषियों को जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया। अमलेंदु जी। हाँ, बिल्कुल। ये कहा जा रहा है कि सरकार जो सख्त कदम उठाने जा रही है, उस सख्त कदम के तौर पे ही जो इसको देखा जा रहा है कि ये जो मॉक ड्रिल है उसकी तैयारी हो रही है। और मॉक ड्रिल की तैयारी वैसे तो समय समय पर होती रहती है, मॉक ड्रिल समिति जी, लेकिन इस समय मॉक ड्रिल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लगभग 250 जिलों में जो है किया जा रहा है। और एक साथ इतनी जगहों पर, एक साथ इतनी जगहों पर और एक समय किया जा रहा है। उसमें युद्ध का अभ्यास जो होता है, इसमें रात को जो है लाइटें बंद कर दी जाती हैं, अंधेरा किया जाता है, छतों पे रोशनी बंद कर दी जाती हैं, जो हाई राइज होती हैं बिल्डिंग्स, उनके ऊपर जो लाइटिंग्स होती है वो सब बंद की जाती हैं। ये सब जो तैयारियां की जाएंगी। गाड़ियों की लाइटें जो ऊपर आधी काली कर दी जाती हैं ताकि उसका जो है ऊपर ना मालूम ना पड़े कि नीचे कुछ चल रहा है। ये सब तरीके किए जाएंगे। और कोई अगर स्थिति बनती है ऐसी कि युद्ध जैसी स्थिति होती है, कहीं हवाई हमला होता है, तो उससे कैसे नागरिकों को बचाया जाए, कैसे जो है
उसमें अफरा तफरी ना फैले, ये सारा लोग खुद भी कैसे अपने को बचाएं। असल में ये तैयारियां हमेशा होनी चाहिए और इस तरीके की मॉक ड्रिल होती रहनी चाहिए, ताकि सिर्फ युद्ध का ही मामला नहीं होता है, कभी भूकंप आता है, कभी तूफान आता है, तो उस समय भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये मतलब एक जो नागरिक सुरक्षा होती है, हालांकि हम लोगों का एक नागरिक सुरक्षा विभाग है, लेकिन वो माल गोदाम में लटकती हुई बाल्टियों की तरह है जिन पर आग लिखा होता है, उसमें रेत और बालू भरा होता है, तो वो उसी तरीके से, लेकिन ये एक जरूरी चीज़ होती है और इसकी अन्य देशों में लगातार तैयारियां होती हैं। अच्छी बात है कि चलिए इस बहाने ही जो है कम से कम ये तैयारियां हो रही हैं। तो अब इसके बाद युद्ध होगा नहीं होगा हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल इसकी सूचना नहीं है कि युद्ध होगा। अभी तो यही कहा गया है कि नागरिकों को सजग करने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है, लेकिन संदेश जो जा रहा है और जिस तरीके से हमारा जो मुख्य धारा का मीडिया है वो बता रहा है कि जंग का सायरन बज गया है और जंग के लिए तैयार है, पाकिस्तान थर थर काँप रहा है, पाकिस्तान में जो है मिट्टी उसकी खराब हो गई है, शहबाज शरीफ देश छोड़ के भाग गए हैं और आसिम मुनीर देश छोड़ के भाग गए, इस तरह की जो हमारा मुख्य धारा का मीडिया चला रहा है, तो उसके पास हो सकता है इस तरह की खबरें हों कि कौन कौन कहाँ देश छोड़ के भाग जाए। लेकिन हम लोग जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, तो जिम्मेदारी के साथ हम लोग कह रहे हैं कि ये सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया है कि जंग के लिए किसके लिए, सरकार की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि ये एक तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर और सचेत करने के लिए नागरिकों को किसी भी परिस्थिति में इसके लिए किया जाए। जी बिल्कुल, एहतियात के तौर पर कि कोई भी अगर इस तरह की आपात स्थिति आए, कोई विपरीत परिस्थिति आए, तो लोग अपने को किस तरह से सुरक्षित रखें, अफरा तफरी न फैले, और इसके अलावा जो तमाम विभाग हैं उनके बीच में भी कैसे तालमेल बैठे, किस तरीके से। तो ये मॉक ड्रिल इसीलिए की जाती है। कई बार इस तरह की कई जगहों पर इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था को चेक करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये गृह मंत्रालय की एक बैठक में यह फैसला हुआ कि 7 मई को देश के एक साथ 259 जगहों पर ये मॉक ड्रिल की जाएगी और एक साथ उसमें इसका देखा जाएगा कि किस तरीके से इसका अगर कोई आपात स्थिति आती है तो लोग अपने को कैसे उसमें बचाने को तैयार रहते हैं। और तमाम जो अलग अलग विभाग हैं, प्रशासनिक और पुलिस विभाग और पैरामिलिट्री सुरक्षा के तो दूसरे विभाग हैं, फायर डिपार्टमेंट है, ये सारे लोग किस तरीके से अपने को तैयार रखते हैं और कितने सक्रिय है, ये सारी चीज़ें मॉक ड्रिल में देखी जाती हैं। इसके लिए 7 मई की तारीख तय की गई है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पाकिस्तान पर लगातार उसके खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं, ये माना जा रहा है कि पहलगाम की घटना के पीछे उसका ही हाथ है। इन सब को देखते हुए भी इस मॉक ड्रिल को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इसमें लोग सहयोग करें। एक बार सुनते हैं शिवसेना के नेता, सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने क्या कहा है इस मॉक ड्रिल को लेकर। और जैसा अमलेंदु जी अभी बता रहे थे कि समय समय पर इस तरह की मॉक ड्रिल्स होती रहती हैं, लेकिन एक साथ इतनी जगहों पर होना निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बात है और गंभीर बात है, खासकर उस समय उन परिस्थितियों में जब एक बड़े आतंकी हमले के बाद सरकार पाकिस्तान के खिलाफ, षड्यंत्रकारियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सुन लेते हैं संजय राउत क्या कह रहे हैं इस मॉक ड्रिल को लेकर। की जा रही है 7 मई को, ये बताइए ताकि लोग किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रख सकें, तमाम विभागों के बीच तालमेल बना रहे। और ये निश्चित तौर पर ये मॉक ड्रिल की वो स्थिति पुराने समय में जब 1965 में 71 में युद्ध हुआ था तब की याद दिला रहा है और बहुत से लोग सोशल मीडिया में अपने उन अनुभवों को लिख भी रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है अमलेंदु जी कि इस तरह के मॉक ड्रिल का या फिर जिस तरह से लाइट्स बुझा दी जाती हैं या उनको लोग अपने घरों में बुझाए रखें, इस तरह की चीज़ों का अब के समय में जो मॉक ड्रिल के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन गृह विभाग ने, तमाम उसमें जो और भी विभाग शामिल हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें अगर कही हैं, कुछ सोच कर कहा गया होगा, उस बहुत सारी तैयारियां हैं। समय तो ज़रूर बदल गया है, लेकिन इस तरह की तैयारियां और लोगों को सचेत रखने की कोशिशें निरंतर जारी रहती हैं, रखी जाती हैं, सचेत रखा जाता है। और ये अलग बात है कि समय इस तरह की स्थिति आई है, लेकिन इस तरह के मॉक ड्रिल समय समय पर किए भी जाते रहते हैं। ये बात अलग है कि देश भर में एक साथ ये हो रहा है, तो सचेत रहने का, सतर्क रहने का, और ये सरकार का जो कि सिविल डिफेंस विभाग है उसकी ये जिम्मेदारी भी होती है। और
ऐसा किया जाना भी चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर इस समय जब ये एक साथ इतनी जगहों पर किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसको उसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि शायद वार की स्थिति, युद्ध की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। हाँ समीर जी, कुछ ऐसा ही लगता है कि कुछ वार की स्थिति जो है वो बनती हुई दिखती है, ऐसा समझा जा सकता है। अब समझने के लिए तो कुछ भी समझा जा सकता है, लेकिन जो सरकार की तरफ से हालांकि अभी बताया गया है कि जो होम सेक्रेटरी हैं वो अभी एक कोई बड़ी बैठक ले रहे हैं फिर से अधिकारियों की, हाँ। और इस पे, और यूपी के जो डीजी हैं प्रशांत कुमार जी, उनका एक वक्तव्य आया है, वो भी हम लोग सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं। तो इन तैयारियों के बारे में बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को लिया गया है। तो ये तैयारियां जो हैं ये एक तरीके से समीर जी पूर्वाभ्यास भी कही जा सकती हैं और सुरक्षा के इंतजाम भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि आसपास भी कई युद्ध चल रहे हैं। रूस यूक्रेन का चल रहा है, गाजा में चल रहा है, फिर वहाँ हौती ने मिसाइल से हमला किया है इजराइल के ऊपर, और बहुत तगड़ा हमला हुआ है, बुरी तरीके से घबरा गया है इजराइल उस हमले को लेकर, क्योंकि उसका जो मुख्य राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेल गुरियन, उस पे उसने हमला किया और तमाम उड़ानें वहाँ जो थी स्थगित कर दी गई। भारत की भी एक एयर इंडिया की उड़ान जारी थी, उसको डाइवर्ट किया गया, फिर 1 घंटा पहले वो पहुंचने वाला था, मतलब अगर 1 घंटे बाद वो होता तो चोट आ सकती थी यहाँ के नागरिकों को जी। और कई उड़ानें जो है इजराइल के लिए वो स्थगित कर दी गई हैं तमाम देशों से। तो आसपास भी कई जगह इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो हो सकता है कि और भी तैयारियां हों। और इधर जिस तरीके से कल यूएन में बताया जाता है कि एक क्लोज डोर मीटिंग हुई है भारत, पाकिस्तान और यूएन की, हालांकि यूएन अब इसमें क्या कर सकता है ये नहीं समझ में आता, और भारत तो यूएन का हस्तक्षेप के उस पक्ष में है भी नहीं पहले से भी, बिल्कुल ये किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप में नहीं है। सिर्फ तीसरा पक्ष अगर कोई कर सकता है तो यही हो सकता है कि तीसरे पक्ष को हम दबाव डालें कि पाकिस्तान को, वो इसके लिए दबाव बनाए कि पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवादी भेजना बंद करे, यहाँ आतंकी गतिविधियां हैं उन पर रोक लगाए। तो इसके लिए तो तीसरे पक्ष की बात हो सकती है, लेकिन कोई पाकिस्तान के साथ कोई शांति वार्ता या समझौता तो वो तीसरे पक्ष से हमको स्वीकार नहीं है। ये भारत का पुराना स्टैंड रहा है, पिछली सरकारों का भी रहा है, इस सरकार का भी रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा था मोदी जी के सामने कि भाई हम इसमें जो कर सकते हैं, मदद आपकी कर सकते हैं पाकिस्तान से बात करने, तो साफ मना कर दिया था, थैंक यू कहते हो कि इसकी आवश्यकता नहीं है, भारत का रुख अपना स्पष्ट है। तो यानी भारत का रुख स्पष्ट है कि पाकिस्तान के साथ कोई वार्ता तब तक नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान अपने यहाँ जो उसके यहाँ चल रहे हैं आतंकवादी अड्डे उनको नष्ट नहीं करता है। हालांकि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री वो साफ तौर पर स्वीकार कर चुके हैं कि उनके आतंकवादी अड्डे चल रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो पिछले 35 सालों से पश्चिमी देशों के लिए और अमेरिका के लिए आतंकवादी अड्डे चला रहे थे, जिनका इस्तेमाल भारत में भी हो रहा था और जिसका नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। तो ये तो स्वीकार कर लिया पाकिस्तान ने, उसके आतंकवादी अड्डे चल रहे हैं। तो अब ये आतंकवादी अड्डे जो उसके चल रहे हैं वो बंद हो, पाकिस्तान पे ये दबाव बनाया जाए। और अगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना ये ठीक है कि साहब अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए चल रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों से भारत को साफ करना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे चल रहे हैं उनको बंद कराइए, क्योंकि आपके पैसे से हमारे निर्दोष नागरिकों की जान जा रही है। तो ये एक बड़ी बात होगी। तो यूएन का हम नहीं समझते कि इसमें कोई बीच में कोई हस्तक्षेप की बात बनती है समीर जी। जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारी अगर देखा जाए तो ये मॉक ड्रिल और एहतियात के तौर पर ये तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं और लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। मॉक ड्रिल का पर्पस भी यही है। देश के 250 से ज्यादा जगहों पर इस तरह के मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है 7 मई को यानी कल, और इसको लेकर ये बात उठ रही है चूंकि पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने आम टूरिस्टों को, आम पर्यटकों को मारा है, उनकी जान ली है, और जिस तरीके से वो सीमा पार से आए हैं उसको देखते हुए सरकार पर यह दबाव बढ़ रहा है। तो एक कोई बड़ी कार्रवाई के भी संकेत मिल रहे हैं। हालांकि अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, कोई बात कही नहीं गई है, और निश्चित तौर पर अगर सरकार की ओर से इस पर कोई बात नहीं कही जाती है तो उस पर बहुत कयास लगाना, अनुमान लगाना ये ठीक नहीं होगा सुरक्षा की दृष्टि से। और ये जो मॉक ड्रिल की बात है ये भी हो सकता है, जैसा अमलेंदु जी बता रहे हैं, कि आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत जगह युद्ध जैसी स्थितियां हैं, युद्ध चल रहे हैं। तो मॉक ड्रिल तो होनी चाहिए, लोगों को सतर्क कैसे रहा जाए और कैसे विपरीत परिस्थितियों में खुद को बचाया जाए, इस तरह की जानकारी, इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए निश्चित तौर पर। और उसी की एक कोशिश है जो 7 मई को होने जा रही है। और इधर लगातार सरकार पर पहलगाम के हमलावरों को जो पहलगाम के आतंकी हमले को अंजाम देने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। हालांकि कार्रवाई के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला ये लिया है जातिगत जनगणना का, उसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं और यह भी कहा है कि तेलंगाना में जातिगत सर्वे का जो एक फॉर्मेट अपनाया गया
उस फॉर्मेट को ध्यान में रखा जाए तो एक बेहतर तरीका उसका हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही साइंटिफिक तरीका है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मानना है। और इसीलिए पिछले दिनों जब CWC की बैठक हुई थी उसमें रेवंत रेड्डी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनको खासतौर पर बुलाया गया था और इसी पर बात करने के लिए, इसी पर प्रेजेंटेशन देने के लिए। देखते हैं उस पत्र में क्या लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लेकिन उसको लेकर जयराम रमेश ने, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बताया है उन्होंने कि उस पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या लिखा है। और उन्होंने कहा है कि 16 अप्रैल को भी हमने जो उनका पत्र है मल्लिकार्जुन खड़गे का, उसमें वो लिख रहे हैं कि मैंने 16 अप्रैल 2023 को आपको पत्र लिखकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना कराने की मांग आपके समक्ष रखी थी। अफसोस की बात है कि मुझे उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। दुर्भाग्य से उसके बाद आपके पार्टी के नेताओं और स्वयं आपने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व पर इस जायज़ मांग को उठाने के लिए लगातार हमले किए। आज आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि ये मांग गहन सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण के हित में है। ये लंबा चौड़ा ये पत्र है और बता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे इस पत्र के जरिए प्रधानमंत्री को कि हमने 2 साल पहले ही आपको इसके बारे में लिखा था, लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया और आप उसका मजाक उड़ाते रहे। एक बार सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र को लेकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने क्या कहा है। ने प्रधानमंत्री मोदी को जो भेजा है जातिगत जनगणना को लेकर, उसी बारे में जयराम रमेश बता रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें और हम इसका पहले से ही इसको लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसका मजाक उड़ाते रहे हैं। और इसमें वो और भी कई चीज़ें लागू करने की, जैसे आर्टिकल 15(5) का जिक्र कर रहे थे अमलेंदु जी, आरक्षण की सीमा का जिक्र कर रहे हैं, 50% से ज़्यादा उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये एक बार फिर राहुल गांधी की वो जो चुनौती थी कि मैं जो चाहूँगा वो लागू करवा दूंगा, तो ये डिमांड कांग्रेस पार्टी की ये बढ़ती चली जा रही है कि एक डिमांड हमारी मांग ली गई, अब हो सकता है दूसरी भी मांग ले, या उनके ऊपर कोई ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, या एक कह लीजिए कि चुनौती उनके सामने एक और नई पेश करने की कोशिश की जा रही है। ये एक नई चुनौती पेश करने की भी कोशिश है। दूसरा कि बीजेपी इस मसले को जिस तरीके से डाइल्यूट करना चाहती है जी, उसको रोकने की कोशिश है कि जो असली मुद्दा है जातिगत जनगणना का, वो सिर्फ सिर गिनने का मामला नहीं है। सिर गिनने के साथ साथ ये भी है कि किस सिर के पास कितनी संपत्ति है और कितना उसका हिस्सेदारी सत्ता में, मीडिया में, न्यायपालिका में। वही चीज कह रहे थे कि तेलंगाना में जो किया है उसमें 56 पॉइंट्स ऐसे रखे गए हैं जो सवालों के हैं कि क्या क्या चीजें उसमें शामिल की जानी चाहिए। और बिल्कुल मामला ये, कल जो रणदीप सिंह सुरजेवाला है, कांग्रेस महासचिव और सांसद भी है, कल उन्होंने एक अपना वीडियो जारी किया और उन्होंने जानकारी दी समीर जी, और वो जानकारी पहले से भी है, उन्होंने उसको दोहराया है कि 2021 में महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ, यानी मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और ये कहती हुई पहुंची कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो जातिगत आंकड़े थे, यानी महाराष्ट्र सरकार बता रही है कि 2011 की जनगणना में जो जातिगत आंकड़े थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जो जनगणना करवाई थी उसमें जातिगत जनगणना हुई थी। ये महाराष्ट्र सरकार का कहना है और केंद्र सरकार से उसने कहा कि वो उसको जारी कर दे ताकि वहां ओबीसी का आरक्षण जो पंचायत चुनाव उसमें किया जा सके। जी, इस याचिका के खिलाफ केंद्र सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि ये अगर जातिगत जनगणना कराई जाएगी तो समाज टूट जाएगा, ये उसका हलफनामा था। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई आपने अगर जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी तो आपके उस हलफनामे का क्या हुआ जो आपने सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है? आपने वो हलफनामा वापस लिया है कि नहीं लिया है? अगर वो हलफनामा वापस नहीं लिया है तो इस पे तो सरकार की जो एक तरीके से कहा जाए वो कान खिंचाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में भी कि आप हलफनामा कुछ दे रहे हो, बाहर आके आप घोषणा कुछ कर रहे हैं, आपका मंत्रिमंडल कुछ घोषणा कर रहा है, तो आपको वो हलफनामा वापस लेना पड़ेगा। तो यही सवाल उठाए कि आपने जिसको कहा था कि भाई ये जातिगत जनगणना समाज तोड़ने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था ये अब नक्सल इसकी मांग करते हैं, आपके नेताओं ने राहुल गांधी को और इंडिया गठबंधन के नेताओं को ट्रोल किया था कि ये जातिवादी लोग हैं, तो आप अगर आप करा रहे हैं तो आप क्यों करा रहे हैं, इसका आप तर्क दीजिए। क्योंकि इंडिया गठबंधन जो मांग कर रहा था या कांग्रेस मांग कर रही थी, राहुल गांधी मांग कर रहे थे जातिगत जनगणना की, वो मांग ये थी कि इसके जरिए समाज में बराबरी लाई जाए और संसाधनों पे जो बराबर का हक हो, ये जो है, और जो लोग पिछड़ गए हैं समाज में उनको आगे लाया जाए ताकि समाज के अंदर से पिछड़ापन दूर हो। इसके लिए जातिगत जनगणना की बात हुई थी। तो आपका लक्ष्य क्या है वो बताइए। अगर आपका लक्ष्य यही है तो फिर तेलंगाना मॉडल बनाना पड़ेगा जिसमें 56 सवाल जो थे पूछे गए थे, वो 56 सवाल आपको भी लेने होंगे। इसका कोई जवाब नहीं आया है। और जो उन्होंने बताया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि उन्होंने 2023 में भी चिट्ठी लिखी थी मोदी जी को, उसका भी जवाब अभी तक नहीं आया। तो ये जो है वो चिट्ठियां लिखी गई हैं।
होंगे। इधर समीर जी, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना जो वेबसाइट है उस पर एक डेटा अपलोड किया है कि जजेस के पास कितनी संपत्ति है, और उसने एक जो इससे हटकर जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की जो सिफारिशें थी उसको भी उसने विवरण सार्वजनिक किया है। तो उसमें ये बताया गया कि 9 नवंबर 2022 से इस साल 5 मई के बीच सभी सिफारिशों के विवरणों में जाति, लिंग के आधार पर क्या सिफारिशें की गई और मौजूदा उच्चतम न्यायालय के कितने वकील थे, सर्वोच्च न्यायालय क्या, ये संबंधित सब कुछ दिया गया। अब जो इसमें बताया गया उसमें ये बताया गया है समीर जी कि 406 उम्मीदवारों में से 221 को सरकार ने मंजूरी दे दी, जबकि बाकी या तो लंबित हैं या खारिज किए गए। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने 406 की सिफारिश की, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो है निकल कर इसमें आई है वो ये है कि इन 406 में जो सिफारिशें की गई इसमें केवल 34 महिलाएं थी। 406 में केवल 34 महिलाओं की सिफारिश की गई। अब वो कितने पास हुई ये नहीं हुई, इसमें अभी तक ये नहीं आया। और इससे भी ज्यादा और ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि इन 406 में से केवल 8 उम्मीदवार जो थे वो अनुसूचित जाति के थे। 406 में से केवल 8 एससी के और केवल 7 एसटी के, केवल 7 एसटी के, और ओबीसी के केवल 32 उम्मीदवार थे। ये जो है ये सामने आया है। तो इस डेटा से एक बात ये आ गई है कि इसीलिए मांग की जा रही है जातिगत जनगणना की। तेजस्वी यादव ने भी जैसे कहा और मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि न्यायपालिका में भी आरक्षण चाहिए और इसलिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। अगर आरक्षण होता न्यायपालिका में भी तो ये 406 की सिफारिशों में केवल 8 एससी के लोग नहीं होते, 7 केवल एसटी के लोग नहीं होते, 32 केवल ओबीसी के लोग नहीं होते। ये मांग लगातार उसकी। तो इसका मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जारी किया उससे भी विपक्ष की इस बात को समर्थन मिलता है कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है और कहां कहां एक तरीके से सामाजिक अन्याय है वहां सामाजिक न्याय लाने की आवश्यकता है। ये उनकी मांग है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है कल जस्टिस सीजीआई हमारे जस्टिस संजीव खन्ना साहब हैं वो अपने रिटायरमेंट से पहले एक बड़ा काम ये कर गए हैं कि अपनी उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का पोर्टल है उस पर डाटा सब अपलोड करवाया। तो ये भी है कि इस बहस के बीच में एक महत्वपूर्ण चीज आ गई है। हालांकि इसका मकसद ये नहीं रहा होगा लेकिन जो चीजें उन्होंने जारी की हैं उससे ये चीज निकल कर आ रही है, यानी विपक्ष की जातिगत जनगणना की मांग में एक बड़ा समर्थन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से मिल गया। जी बिल्कुल। और एक बड़ा काम एक ये भी हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी संपत्ति का भी उसमें खुलासा हुआ है और वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसकी मांग की जा रही थी, लगा पहले भी ये था, ऐसा नहीं था, लेकिन इसको लेकर एक सख्त कदम उठाया गया जब पिछले दिनों जज के घर पर नोटों की गड्डियां मिली थी और उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ था। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का सवाल उठा था और तब से ये मांग की जा रही थी। तो ये एक आवश्यक कर दिया गया था कि जजेस को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी है और अब वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। लेकिन जो कॉलेजियम में सिफारिशों का ये मामला है बहुत ही गंभीर मामला है कि 406 में से कुल मिलाकर एससी एसटी महिलाएं इनकी सबकी संख्या देख ली जाए तो ये 100 भी नहीं हो रही है, 50 नहीं हो रही। हाँ जी, 50 नहीं, 32 जो है ओबीसी, 8 एससी और 7 एसटी, ये 50 भी नहीं हो रही है। और जो 34 महिलाओं को भी मिला लिया, महिलाओं को भी मिला लिया तब भी 100 नहीं हो रही। तो उन महिलाओं में भी हो सकता है कुछ एससी एसटी भी हो। तो कुल मिला के मामला 70 के आसपास जाकर पहुंचा है 400 में से। ये साल यानी आधी आबादी बिल्कुल महिलाओं की और आधे से ज्यादा आबादी दलितों, पिछड़ों और एसटी की, इनको मिलाकर जो है मतलब 20% भी इनका हिस्सा नहीं बचा है, जबकि ये 50 से ज्यादा होना चाहिए इस तरीके से राज्यों में। तो इसी को लेकर ये मांग काफी ज्यादा उठ रही है और ये सुप्रीम कोर्ट का जो डाटा अपलोड हुआ इससे एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है। जी बिल्कुल, इससे एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है और बहुत जो पारदर्शिता की बात की जाती है कि न्यायपालिका में भी होनी चाहिए, उस दिशा में एक बड़ा कदम है ये दोनों ही। जैसे ये कॉलेजियम में के लिए सिफारिशों की जो का ये आंकड़ा आया है ये भी, और जिस तरह से जजेस की संपत्तियों का विवरण अपलोड किया गया है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, वो भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि जस्टिस खन्ना, सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना, माना यह जा रहा था कि शायद वो वक्फ कानून को लेकर कोई फैसला देकर जाए, लेकिन एक तरीके से उन्होंने उससे हाथ खींच लिया और ये कहा कि इस पर एक बड़ी ज़्यादा बहस की ज़रूरत है, इसको 1-2 हियरिंग में इसको नहीं सलटाया जा सकता है, इसके लिए प्रॉपर सुनवाई होनी चाहिए और इसीलिए 15 मई की तारीख उन्होंने तय की है। अब इस पर जो अगले चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस गवई, उनके नेतृत्व वाली 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। और लेकिन ये जो 2 काम है बहुत ही महत्वपूर्ण है और
न्यायपालिका में पारदर्शिता के दृष्टि से ये बहुत ही इसको अहम माना जा रहा है। और एक और खबर की अगर बात की जाए, जिस तरह से हम लोग शुरू में बात कर रहे हैं कि पहलगाम की घटना के बाद किस तरह से लगातार भारत सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, पाकिस्तान भी किस तरह से जो एक उसके जवाब में कार्रवाइयाँ कर रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ नेशनल असेंबली की आज दूसरी बार बैठक होने वाली है और इधर पहलगाम में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई और जिस तरह से उसका एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कुछ लोगों ने की, सोशल मीडिया की तरफ से की गई, उसको उन्हें एक बड़े वर्ग का समर्थन भी मिलता दिख रहा है, उसको लेकर बड़ी एक हैरानी जताई जा रही है। उसमें वो लोग भी शामिल हैं जिसमें जिन लोगों ने जो उसके विक्टिम रहे, जो शिकार रहे, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, लेकिन अगर वो सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं तो उनको भी ट्रोल किया जा रहा है। उसी की एक शिकार है हिमांशी नरवाल, जिनके पति, उनकी भी जान गई उस हमले में, नौसेना के अधिकारी थे। राहुल गांधी उनके घर जा रहे हैं। इससे पहले कानपुर में राहुल गांधी शुभम द्विवेदी के घर गए थे जिनकी जान चली गई थी इस हमले में, उनकी पत्नी से, उनके परिजनों से मिलकर आए। आज हिमांशी नरवाल के यहाँ जा रहे हैं। हिमांशी नरवाल को लेकर पिछले कुछ दिनों से बड़ी ट्रोलिंग हो रही थी, इसलिए कि हिमांशी नरवाल ने कहा कि ये ज़रूर आतंकी हमला है और हमने खुद भी अपने पति को खोया है, लेकिन इसकी वजह से कश्मीरियों को और फिर मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद बहुत ही अभद्र भाषा में उनकी ट्रोलिंग की गई, यहाँ तक कि इसको लेकर जब बहुत सवाल उठने लगे तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी टिप्पणी की और ऐसा करने के लिए मना किया। हालांकि महिला आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की उन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर या जो लोग इस तरह से ट्रोलिंग कर रहे थे, लेकिन उस पर एक नाराज़गी ज़रूर जताई है। राहुल गांधी मिलने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग इंदु जी शुभम द्विवेदी के यहाँ भी गए और यहाँ भी जा रहे हैं और पहलगाम भी गए, जम्मू कश्मीर भी गए इस घटना के बाद। लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग वहाँ से भी, पहलगाम से भी दूरी बनाते दिखाई पड़ रहे हैं और एक तरीके से जो विक्टिम्स हैं उनके यहाँ से भी दूरी बनाते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि जिनके यहाँ सत्ता पक्ष के लोग गए उनको बड़ी नाराजगी का भी सामना करना पड़ा वहाँ उन लोगों से जो इसके शिकार हुए थे। हाँ बिल्कुल, खासतौर से गुजरात में जब गए थे वो सीआर पाटिल जो हैं और उनसे जो शैलेश भाई थे, उनकी पत्नी जो है, उन्होंने बहुत तगड़े सवाल किए और उन्होंने कहा कि भाई आप ये बताइए कि आप एक नेता जाता है तो उसके लिए इतनी सिक्योरिटी होती है और वहाँ 2000 से ज़्यादा पर्यटक थे, उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमारे टैक्स से, पैसे से आप सिक्योरिटी लेकर घूमते हैं और आम नागरिक उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं। ये बड़ा सवाल जो था बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। और उसके बाद समीर जी उन शैलेश भाई की पत्नी का जो आरोप था या उनका जो कथन था उसका एक तरह से कहा जाए सच करते हुए फिर से साबित हुए। बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष हैं रविंदर रैना साहब, वो जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों को लेकर वहां रील बना रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, रील बना रहे, दौड़ रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, इससे फिर ये जो था वो फिर से उनकी शैलेश भाई की पत्नी की बाइक जो है वो फिर से वायरल होने लगी। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये सही तो कहा था शैलेश भाई की, यानी घटना से पहले वहां निशिकांत दुबे पार्टी कर रहे थे और बड़ी सुरक्षा व्यवस्था में, उसके बाद जो है वो रैना साहब कर रहे हैं सुरक्षा, उसके बाद रैना साहब सुरक्षा व्यवस्था में कर रहे हैं, लेकिन रैना साहब वहाँ उछल कूद कर रहे हैं, नाच रहे हैं और जी हाँ, ये विजुअल सुनी के हैं रविंद्र रैना के, तो ये लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठे थे। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी जो हैं उन्होंने कहा था, समीर जी आपको याद होगा कि जहां भी किसी के ऊपर कोई समस्या आएगी मैं वहां खड़ा हुआ मिलूंगा। राहुल गांधी की हम वो बाइट सुनेंगे और राहुल गांधी इसको सच करते हुए नजर आते हैं। शुभम द्विवेदी के घर भी जाकर मिले, वो उनकी पत्नी से मिले और आप देखिए उसके बाद किस तरीके से शुभम द्विवेदी की पत्नी को भी जो है वो ट्रोल किया भाजपा समर्थित लोगों ने। और हिमांशी नरवाल के यहाँ भी राहुल गांधी जा रहे हैं, यानी राहुल गांधी कश्मीर भी गए, राहुल गांधी कानपुर भी गए, राहुल गांधी हिमांशी नरवाल के यहाँ करनाल भी जा रहे हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो आज श्रीनगर जा रहे हैं जी। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा कि हम खड़े हैं, तो जहां भी कोई इस तरह की घटना होगी, किसी के साथ भी कुछ अन्याय होगा, कुछ दुख होगा, तो मैं खड़ा मिलूंगा। राहुल गांधी वहां खड़े हुए मिले, उनको हम सुन भी सकते हैं। जी, राहुल गांधी का वो बयान सुनते हैं। एक बार जब उन्होंने कहा था, ये बयान दिया था कि जो भी पीड़ितों के साथ मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा, और इसी तरह से बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बात कही है और अपने बयान पर अडिग रहे हैं, अडिग दिखाई पड़े हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना का मामला हो और भी कई मामले हो, या फिर विक्टिम्स के साथ खड़े रहने का, वहां वो अपने बयानों को सही साबित करते दिखाई पड़ते हैं। एक बार उस बयान को सुना जाए जब उन्होंने ये कहा था। और आज वो जा रहे हैं करनाल में, हरियाणा के करनाल में हिमांशी नरवाल के यहाँ, और वहां के साथ सोनिया गांधी भी बताई जा रही है, साथ जा रही हैं जी।
राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी भी साथ जा रही हैं और वहां ये दौरा, इससे पहले राहुल गांधी कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिलने गए थे। ये दोनों ही लोग यहाँ पर जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसमें ये लोग भी उसके शिकार हुए थे। तो एक बड़ी बात है कि जो कहा उन्होंने वो किया, वो करके दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर ये उनका अपना बड़े दावे के साथ उन्होंने कहा था और लगातार अपनी उस बात को सही साबित करते दिखाई पड़ते रहते हैं। इधर जम्मू कश्मीर में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, पर्यटक आ भी रहे हैं और उनको वहाँ के लोग लगातार इस बात की अपील भी कर रहे हैं देश भर के लोगों से कि पर्यटक वहाँ पर जाएं। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी एक बार कहा है कि पर्यटकों के लिए और उस घटना को लेकर लगातार वहाँ पर नाराज़गी, गुस्सा और जिन्होंने अपने परिजनों को खोया उनके प्रति हमदर्दी जताई गई। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, इसी मुद्दे पर इस घटना की निंदा की गई और सरकार से पूरी तरह से साथ देने को कहा गया। एक बार सुनते हैं उमर अब्दुल्ला का क्या कहना है जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात को लेकर। और इसमें भी समझदारी दिखानी है कि उस घटना को लेकर कहीं ऐसा ना हो कि जो बेकसूर लोग हैं वो भी उसकी चपेट में आ जाए। हालांकि इस बात का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन शुरू में जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की गई उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे कि आतंकवादी जो घटना के लिए जिम्मेदार थे उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया है, वो अभी तक पकड़ से बाहर हैं। लेकिन उसके शक में, इस आशंका में कई लोगों को परेशान किया गया, उनके घर गिराए गए, बुलडोजर चलाए गए। उसी बात के लिए आगाह कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। और अब 7 मई को एक जो मॉक ड्रिल की जा रही है देश भर में, 7 मई को यानी कल, उसको लेकर अब काफ़ी चर्चाएं हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है। और एक बड़ी तैयारी का ये रिहर्सल तो नहीं है या फिर कुछ और है, लेकिन गृह मंत्रालय की बैठक में, एक बैठक अभी भी हो रही है और उसमें जो कल बैठक हुई है उसमें 7 मई में को सारे देश के तमाम जगहों पर, 250 से ज़्यादा जगहों पर मॉक ड्रिल करने की बात कही गई है। यानी एक रिहर्सल करने की बात कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे सुरक्षा की तैयारी करनी है, लोगों को सुरक्षित रखना है और आम लोगों को भी अपने को कैसे सेफ रखना है, किस तरह से एहतियाती कदम उठाने हैं। हाँ, किस तरीके से एहतियात के कदम उठाने हैं, इसके लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है वो ये है कि सुरक्षात्मक उपाय हैं ये जी। तो ये सुरक्षात्मक उपाय ही हैं, इसको उसी तरीके से लिया जाना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई जो है देश के अंदर जिसको कहा जाए अव्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं हो। लेकिन हमारा जो मुख्य धारा का मीडिया कहा जा रहा है वो इसी तरीके की चीज़ें तैयार कर रहा है, जैसे शायद हमले की तैयारी हो रही है, जंग की तैयारी हो रही है जी। कि अब जो सायरन बताया जा रहा है उसको जंग का सायरन बताया जा रहा है, जबकि मॉक ड्रिल इस तरीके की कई बार होती है। पहले भी इस तरह की मॉक ड्रिल हुई है, फिर इस तरह की मॉक ड्रिल हो रही है, तो ये पहले भी होती रही है। जाहिर सी बात है कि आगे भी होती रहेंगी। सुरक्षात्मक उपाय है तो सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं, तो ये समझिए इसको लेकर। लेकिन इस बीच जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चीज़ें चली पहलगाम के इस हमले के बाद, अब इसको लेकर समझिए जो संसद की सूचना प्रौद्योगिकी की स्थायी समिति है उसने इन प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर चल रही गतिविधियों को देश विरोधी करार देते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। और उसने समिति ने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और सूचना प्रसारण मंत्रालय है उससे आग्रह किया है कि वे आईटी अधिनियम 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के तहत की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी जो है वो 8 मई 2025 तक उपलब्ध कराएं। ये जो है वो कहा गया। तो यानी अब पता नहीं है किस तरीके की समिति को चिंता हुई है, ये इससे पहले चिंता नहीं हुई, लेकिन अगर चिंता हो रही है तो अच्छी बात है। लेकिन इसके जरिए किस तरीके का कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो पनिश किए जाएंगे, क्या वो पनिश किए जाएंगे जो बार बार जो है पहलगाम में ये बता रहे हैं कि साहब धर्म पूछकर गोली मारी गई, इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसके मीमेज बना रहे हैं। मैं देख रहा था एक वो हैदराबाद की माधवी लता है, कल उन्होंने एक वीडियो जो है कार्टून वीडियो पोस्ट किया है और कि हम भूलेंगे नहीं और इस तरीके का। तो ये सब तो समाज में वैमनस्य फैलाने की बातें हो रही हैं। हिमांशु नरवाल को जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है वो वैमनस्य फैलाने की चीज़ें हैं। जिस तरीके से वहाँ नैनीताल में घटना हुई, वो बहादुर लड़की निकल कर सामने आई शैली नेगी, उसको जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, तो ये सब शुभम द्विवेदी की पत्नी यशन्या को जिस तरीके से किया जा रहा है ट्रोल, तो ये सारी चीज़ें अगर इस पर ये स्थायी समिति जो है ये अगर चिंतित है तो समझ में आता है। बाकी अब देखना ये है कि ये किस तरीके की कार्रवाई क्या हुई और सरकार से ये आपको याद होगा अमलेंदु जी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी इस घटना के बाद। जिस तरह से बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे भारत तुरंत हमला करने वाला है। तमाम जम्मू कश्मीर में उन जगहों को ढूंढा जा रहा था जहाँ पर
आतंकवादी छिपे हैं, एडवाइजरी इन्हीं सब चीज़ों को न दिखाने के लिए जारी की गई थी, लेकिन देखा यह जा रहा है कि वो सारी चीज़ें अभी भी दिखाई जा रही हैं। हाँ, जो सरकार के खिलाफ बात करने वाले चैनल हैं या फिर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको ज़रूर सस्पेंड किया जा रहा है या उनके खिलाफ FIR हो रही है। हाँ, वही मेरा कहना है कि इसकी कमेटी की चिंता किस बात को लेकर है जी। अगर ये चिंता है कि जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं अगर वो देश विरोधी है तो फिर तो संकट है, और अगर ये है कि ये जो हिमांशी अग्रवाल को ट्रोल कर रहे हैं, जो सांप्रदायिक विभाजन पैदा करना चाहते हैं, जो गैर जिम्मेदार तरीके की रिपोर्टिंग हो रही है, बता रहे हैं कि साहब जंग का सायन बच गया है, जो बता रहे हैं कि बॉर्डर पे किस तरीके से हमारी सेना जो परिचालन करती है, कहाँ बर्फ जमी हुई है वहाँ हमारी सीमा करती है, बता रहे हैं कि बंकर कहाँ बने हुए हैं। हाँ। अगर ये कैसे वहाँ छिपा जाता है, कैसे वहाँ छिपा जाता है, तो इन टीवी चैनल्स पर कार्रवाई होनी चाहिए, बंद किया जाना चाहिए, चाहे वो सबसे तेज चलता हो चाहे सबसे धीमा चलता हो। अगर इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इनको बंद किया जाना चाहिए। जो लगातार पाकिस्तान के उनके पत्रकारों को, पाकिस्तान के राजनीतिक विशेषज्ञों को बैठाकर भारत को गालियां दिलवा रहे हैं अपने चैनल्स पे, उनको बंद किया जाना चाहिए। वो चाहे फिर रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोल के उनको जमानत देता हो, चाहे वो सबसे तेज चलने की बात करते हो, तो इन पर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या सरकार इन पर कार्रवाई करेगी और कमेटी भी इस पर कार्रवाई करेगी, ये एक सवाल है समीर जी। बिल्कुल ये सवाल है, और इसको लेकर जाहिर सी बात है कि एडवाइजरी जारी होने के बावजूद अगर इस तरह की रिपोर्टिंग्स हो रही हैं, इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी ओर ये भी है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन उन चैनल्स के खिलाफ या उन सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ हो रही है कार्रवाई जो एक तरीके से कहा जाए कि वो सरकार विरोधी खबरें चला रहे हैं या सरकार के विरोध में कोई बात कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग के लिए अगर एडवाइजरी जारी की जा रही है तो उसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, अन्यथा फिर उसका कोई असर नहीं दिखाई पड़ेगा। और बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स लगातार हम देख रहे हैं, हमारे सामने भी है कि उनमें किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल युद्ध की स्थिति आ गई है और पूरे देश में एक सनसनी सी फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है, अभी मैं एक चैनल का थंब देख रहा था, वो सीधे सीधे ये तौर उसमें लिखा हुआ था कि जैसे युद्ध हो चुका है और उसमें युद्ध के होने की स्थिति क्या दिखाई पड़ रही है। इस तरह के थंबनेल्स के जरिए वो खबरें चला रहे हैं, रिपोर्ट चला रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, बावजूद इसके कि एडवाइजरी जारी की गई है और उसके बाद ये टेलीकॉम मिनिस्ट्री का भी एक ये स्टैंडिंग कमेटी का जो फरमान आया है। ये तो ये सारी चीज़ें उस गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग को रोक पाने में इस तरीके से नाकाम रहेंगी, क्योंकि अगर वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगी तो जाहिर सी बात है कि वो उत्साह बढ़ता चला जाएगा और जिम्मेदार रिपोर्टिंग फिर धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी। हाँ बिल्कुल, जिम्मेदार रिपोर्टिंग कमजोर होती जाएगी और असली समय जिस समय देश के साथ खड़े होने का है उस समय हमारा जो मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है वो कितना गैर जिम्मेदाराना काम कर रहा है, इसको लेकर चिंताएं लोगों की बढ़ रही है। हालांकि वो जो NBDA है, जो नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन है, उसने जारी किया है, अपील की है तमाम टीवी चैनल से कि आप पाकिस्तान से जो आपके यहाँ बैठते हैं उनको ना बैठाएं। लेकिन वो कौन इसको मानेगा ये देखने वाली बात होगी, कितने उसको मानते हैं। तो चूंकि अभी तक टेलीविजन चैनल, डिजिटल मीडिया की इस तरीके की कोई रेगुलेटरी नहीं है। अच्छा, वो चीज़ वो जो है अमलेंदु जी, आपने जब जिक्र किया कि जो पाकिस्तान के तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, वो कौन से एक्सपर्ट्स हैं लोग उनको जानते नहीं हैं, लेकिन वो आकर भारत विरोधी तमाम बातें उन फ्रंट लाइन मीडिया के चैनल्स पर करते रहते हैं, उनको उस पर बुलाया जाता है और उनसे भारत विरोधी बातें करवाई जाती है। इतने पाबंदियों के बावजूद उनको मना नहीं किया जा रहा है और बहुत अजीब हास्यास्पद सी बहस होती रहती है। कोई उसमें चाकू दिखा रहा है, तलवार दिखा रहा है, इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। उन कोई एक्सपर्ट इस तरह से करेगा क्या? हाँ बिल्कुल, कोई एक्सपर्ट इस तरीके से नहीं करेगा। और समीर जी, इस वक्त एक बड़ी खबर जो है वो आ रही है जी सुप्रीम कोर्ट से। और आपको याद होगा हम लोगों ने एक चर्चा की थी, जो सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा था गुंटूर का, आंध्र प्रदेश का। जी हाँ। कि एक तहसीलदार जो था उसने हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जो था वो बुलडोजर चला दिया था और उसको हाई कोर्ट ने अवमानना माना था। वो अवमानना के बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तब तक वो पदोन्नत होकर पहुंच गया था, SDM बन गया था जी। तो उसको लेकर जो था वो था। अब इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात जो है वो कही है, और ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतलब उसने डिप्टी कलेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो सजा के तौर पर पदावनत नहीं होना चाहते। इस पर जस्टिस गवाई जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, तो इन्हें जेल जाने दीजिए, हम सजा के बिना इन्हें नहीं जाने देंगे।
यानी जो आपने हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना की कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते, आप ध्वस्त नहीं कर सकते, और आपने वो किया, तो आप अगर पदोन्नत होना नहीं चाहते, डिमोशन नहीं चाहते, तो हम आपको जेल भेजेंगे, हम सजा के बिना आपको नहीं जाने देंगे। समीर जी, ये अगर इसमें सजा हो जाती है इसको एसडीएम को, तो ये आगे उन सब लोगों के लिए, उन सारे अधिकारियों के लिए एक नज़ीर बन जाएगा जो सरकारों के दबाव में गैर कानूनी काम कर रहे हैं, सरकार के दबाव में बीजेपी का एजेंडा हिंदू मुसलमान का चला रहे हैं, लक्षित करके बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, यानी कि ये चीज बढ़ जाएगी। तो ये बड़ा, और ये भी जो सरकार के समर्थन से लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं। अवमानना कर रहे हैं। तो ये बड़ी जो है वो खबर इस समय ये आ रही है, तो ये एक बड़ी नजीर बन सकती है। अब देखना है इस पे है कि इनको जेल भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता। अभी तक जस्टिस गवई हैं, उन्होंने अभी कहा है कि हम आपको बिना इसके नहीं जाने देंगे, हम आपको जेल भेजेंगे। हाँ, क्योंकि अभी जब पिछले दिनों हमने देखा कि बाबा रामदेव के मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको पिछले दिनों फटकार लगाई थी, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने जब किया तो उन्होंने एक बार फिर अवमानना की कोशिश की, और उनको ये पता रहा होगा कि सरकार का समर्थन उनके साथ है, इसीलिए उन्होंने उस पर अवमानना की कोशिश की और आदेश को नहीं माना। हालांकि दोबारा उनके ऊपर दबाव डाला गया और फिर वो उसका अपनी बातों का अपना जो वीडियो था, जो उन्होंने प्रचार वाले वीडियो अपलोड कर रखे थे, उसको फिर उन्होंने वापस लिया। हाँ, उसके बाद फिर उसको वापस लिया, तो लेकिन वापस लिया, अभी वो बताया नहीं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करना है। जी हाँ, कि आप इसको वापस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, चूंकि अगले दिन जो था वो बताया रूह अफ़ज़ा के एडवोकेट ने कि उन्होंने अभी वापस नहीं लिया। हाँ। तो उनके वकील की तरफ से आया कि आपने 24 घंटे कहा था, अभी 24 घंटे नहीं हुए, हम इसको वापस ले लेंगे। तो ये बहुत सारी जो है वो चीज़ें सामने आई हैं, और ये है। तो अब इस पे देखना है कि आगे क्या आता है। जस्टिस गवई ने कहा कि हम इतने कठोर कभी नहीं होते, लेकिन यहाँ हम पंक्तियों के बीच का मतलब समझ सकते हैं। हाँ। उनकी जिद बहुत कुछ बयां करती है, अगर वह जिद पर अड़े रहे तो हम न केवल उन्हें बर्खास्त करेंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें फिर से बहाल ना किया जाए। हम इससे ज्यादा नरम नहीं हो सकते। जी, ये बड़ी बात जस्टिस गवई ने बिल्कुल सही। उनके जो कह रहे हैं कि बिटवीन द लाइंस वो जो बोल रहे हैं कि हम पदावनत नहीं होना चाहते। हाँ। ये अधिकारी सुप्रीम कोर्ट से अगर ये बात बोल रहा हो, ये समझ में आता है कि वो उसके अंदर कितनी बड़ी बैकिंग उसको मिल रही है। हाँ, और इससे जो जस्टिस मसीह साथ में थे, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ उनके बच्चों और उनके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि उन्होंने लोगों को उनके घरों से निकाल दिया, हम उनके जैसा नहीं बनना चाहते। जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट अभी भी दया रख रहा है। हाँ। कि आपने लोगों को बेघर कर दिया, हम आप जैसा बनना नहीं चाहते। हम देखते हैं कि उन्हें यह भ्रम हो सकता है कि उन्हें फिर से बहाल कर दिया जाएगा। तो अब उनके वकील के अनुरोध पर जो है मामला शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो अब ये शुक्रवार को फिर होगा। अब इन एसडीएम साहब के जेल जाने की नौबत आ रही है, कुछ ना कुछ इनको पनिशमेंट जरूर मिलेगा। और इस तरह की चीजें अगर आएंगी, ये आदेश पारित होता है तो कान खड़े होंगे उत्तर प्रदेश से लेकर और महाराष्ट्र तक, जहां बुलडोजर की कार्रवाइयां जो बीजेपी शासित राज्यों में हो रही है। जी बिल्कुल, यहाँ तमाम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद तुरंत बुलडोजर चल जा रहा है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को इस बारे में चेतावनी दी है, पनिशमेंट भी दी है, सजा भी दी है, जुर्माना लगाया है, लेकिन लगातार इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं और रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये मामला जो आंध्र प्रदेश का है, गुंटूर का, इनका एसडीएम का, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है, शुक्रवार को उस पर सुप्रीम सुनवाई फिर से होगी। उसमें उनको बताया जाएगा कि जेल जाना है या फिर वो पदावनत होंगे, यानी उनका डिमोशन होना है। तो एक बड़ा फैसला है, और इस मामले में बड़ा फैसला है कि अदालत की अवमानना, क्योंकि अदालत एक आखिरी रास्ता होता है लोगों का न्याय पाने का, और लोगों को उम्मीद भी सबसे ज़्यादा वही रहती है, आखिरी उम्मीद रहती है। अगर वहाँ से लोग नाउम्मीद होने लगेंगे, जिस तरह से झोपड़ियाँ गिराई गई, ये भी ध्वस्तीकरण का ही मामला था, और उसमें तमाम लोगों के झुग्गियाँ थी, उनको गिरा दिया गया बिना किसी नोटिस के, जो आरोप हैं, और अब उसको गलती मानने को तैयार भी नहीं हो रहे हैं। आधे इस अदालत का भी आदेश नहीं मान रहे हैं। सबसे गंभीर बात तो ये है। हाँ, आदेश मतलब सरकार का आदेश मान रहे हो, अदालत का नहीं मान रहे हैं। जी, मतलब अब जय कर रहे हैं अदालत से कि हम साहब डिमोशन हम नहीं चाहते हैं। हाँ। तो आज साफ तौर पर कहा गया, ठीक है, आप डिमोशन नहीं चाहते हैं, जेल जाइए, तो आप जेल जाइए, फिर आपको जेल भेजा जाएगा। तो अब यही काम हो सकता है, लेकिन आपको बिना सजा के यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। और अब देखें अमलेंदु जी, उत्तर प्रदेश में भी जो एक पत्रकार का मामला था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को सख्त उसमें
सजा दी, जुर्माना भरने को कहा कि आप जो घर आपने गिराया है उसको भरिए। इन सब के बावजूद ये इस पर रोक नहीं लग रही है, अधिकारियों की इस जो कार्यशैली है उस पर रोक नहीं लग रही है। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। बुलडोज़र चलाना इतना आसान आज के दिन हो गया है कि ज़रा सा भी किसी के खिलाफ कोई शिकायत हुई तो सीधे बुलडोज़र। जैसे अभी कल की टिप्पणी थी ईडी के लिए कि आप बिना सोचे समझे, बिना किसी के सबूत के आप किसी के खिलाफ भी आप उसको केस दर्ज कर लेंगे और उसको गिरफ्तार कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही बुलडोज़र हो गया है कि किसी के खिलाफ शिकायत नहीं मिली कि बुलडोज़र उसके यहाँ पहुँच गया, लेकिन चुनिंदा लोगों के यहाँ। हाँ, केवल चुनिंदा लोगों के यहाँ पहुँच गया। और मतलब कपड़े देखकर पहचानने वाली बात जो है वो बुलडोजर भी कपड़े देखकर जो है वो पहचान रहा है, ये चीज़ समझ में आई समीर जी। और इधर एक बड़ी खबर जो है समीर जी सुप्रीम कोर्ट से ही और है। एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत जो हैं उन्होंने कहा कि भारत में जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो ऐसा हो गया है कि जैसे रेल का डिब्बा जिसमें जो चढ़ गया वो फिर अगला जो है आने वाले को उसमें घुसने देना नहीं चाहता। ये एक बड़ी गंभीर टिप्पणी जो है वो आई है अभी जस्टिस सूर्यकांत की, कि मतलब जो जिसको मिल गया इसका लाभ वो फिर नहीं चाहता कि अब किसी और को ये लाभ जो है मिल पाए। ये उनका कहना है। बिल्कुल। और ये तो सवाल लगातार उठता है कि रिजर्वेशन का जो वास्तविक फायदा जो संविधान बनाने वाले, कानून बनाने वाले लोग थे, जो उनकी मंशा थी, वो इसलिए नहीं पूरी हो पा रही है क्योंकि एक बार जिसको मिल रहा है वो बार बार उसका लाभ वो ले रहा है और बहुत सारे लोग अभी भी पीछे छूट जा रहे हैं। तो ये और विस्तार में क्या उन्होंने कहा है, अगर कुछ और जानकारी हो इस पर जस्टिस सूर्यकांत। हाँ, जस्टिस सूर्यकांत तो न्यायमूर्ति एन के सिंह की पीठ थी। वो महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला है जिसकी हम लोगों ने चर्चा की थी कि महाराष्ट्र सरकार जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है कि भाई 2011 की जनगणना आप जारी कर दीजिए ताकि वहाँ ओबीसी आरक्षण हो, उसको लेकर उन्होंने कहा था। तो मतलब मौखिक रूप से कहा कि जस्टिस सूर्यकांत ने कि बात यह है कि इस देश में आरक्षण का कारोबार रेलवे की तरह हो गया है। जो लोग बोगी में घुसे वे नहीं चाहते कि कोई और घुसे, यही पूरा खेल है। याचिकाकर्ता का भी यही खेल। तो इस पर जो वकील शंकर नारायण थे जो उन्होंने कहा था, उनका पीछे भी बोगियां जोड़ी जा रही हैं। तो इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि जब आप समावेशिता के सिद्धांत का पालन करते हैं तो राज्य अधिक वर्गों की पहचान करने के लिए बाध्य होते हैं। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग होंगे, उन्हें लाभ से वंचित क्यों रखा जाना चाहिए? इसे एक विशेष परिवार या समूहों तक ही सीमित क्यों रखा जाना चाहिए? और इस बीच अभलेदु जी एक और खबर आ रही है कि राहुल गांधी करनाल में हिमांशी नरवाल के घर पहुंच चुके हैं। वहां के कुछ विजुअल्स हों तो हम लोग उसको दिखाना चाहेंगे। उनके परिजनों से वो मुलाकात कर रहे हैं। ये विजुअल्स हैं, करनाल के हिमांशी नरवाल का घर है। ये हिमांशी नरवाल विनय नरवाल की पत्नी है जो नौसेना के अधिकारी थे, जिनकी पहलगाम में आतंकियों ने जिनकी जान ले ली थी। 28 लोगों के साथ वो भी थे, एक शामिल थे। और हिमांशी नरवाल को पिछले दिनों उनकी एक टिप्पणी के लिए बहुत ट्रोल किया जा रहा था। उस पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी संज्ञान लिया, उसने आलोचना की। हालांकि कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की, लेकिन आलोचना जरूर की। हिमांशी नरवाल के घर आज राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। इससे पहले राहुल गांधी शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे थे कानपुर में, वो भी आतंकवादियों की गोली के शिकार हुए थे। तो ये विक्टिम्स से मिलने का, पीड़ितों के पास जाना, उनको ढाढ़स बंधाना, उनके साथ खड़े होने का ये जो तरीका है राहुल गांधी का, जिसकी बात वो बहुत पहले कर चुके थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने उनका उस बयान भी सुनवाया। तो आज राहुल गांधी अब पहुंचे हुए हैं हिमांशी नरवाल के घर करनाल में। जी, करनाल पहुंचे हुए हैं। और राहुल गांधी हमने जो बात सुनवाई, उन्होंने कहा था कि किसी पर भी कोई संकट आएगा, हमला होगा तो मैं वहां खड़ा हुआ मिलूंगा। राहुल गांधी अपने उस वादे को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो काम सरकार को करना चाहिए था, जो प्रधानमंत्री का काम होना चाहिए था, वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। प्रधानमंत्री चलिए व्यस्त रहते हैं, दिन में 3 बार कपड़े बदलने होते हैं, तो ठीक है उसमें व्यस्तता हो सकती है। तो बाकी लोग जो सरकार के मंत्री वो कर सकते हैं। जैसे सीआर पाटिल पहुंचे थे। जी हाँ। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से लोग नहीं पहुंचे। सीआर पाटिल केंद्रीय मंत्री वो पहुंचे, लेकिन वो कटु अनुभव उनके रहे तो हो सकता है उससे सरकार के और लोग जो है वो नहीं जा रहे हो कि इस तरह की कटु बातें जो है नागरिकों की सुननी पड़ेंगी। पीड़ित परिवार के लोग सुरक्षा के सवाल उठाने लगेंगे, आसपास के लोग उठाने लगेंगे। तो सरकार चूंकि बचना चाहती है सवालों से, और तो इसलिए ये हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी जो है ना सवालों से घबराते हैं ना सवालों से बचते हैं। सवाल खड़े भी करते हैं, उस सवालों के जवाब क्या होने चाहिए वो भी राहुल गांधी बताते हैं। यानी जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो ये भी बताते हैं कि किस तरीके से होनी चाहिए। राहुल गांधी जब सुरक्षा की
बात करते हैं तो राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार को जो करना है वो करे, मतलब करे सरकार। राहुल गांधी सिर्फ सवाल उछालकर रुक नहीं जाते हैं, मतलब सिर्फ जो दुष्यंत कुमार का शेर है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं और मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, तो राहुल गांधी की कोशिश यही होती है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना जो है सवाल उठाने का मकसद नहीं है। हालात बदलने चाहिए, देश के हालात अच्छे हों, लोगों के हालात अच्छे हों, समाज के अंदर वैमनस्य खत्म हो, समाज के अंदर भाईचारा हो, ये उनका एक प्रयास होता है, तो उसको वो हल करते हुए इसीलिए इस पर ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना का फैसला सरकार ने अचानक कर तो लिया है, वो लागू कैसे करेंगे। हाँ। और कह भी रहे हैं कि जरूरत है तो हम उसका बता सकते हैं, क्योंकि हमने तेलंगाना में ये सर्वे कराया है और जो फॉर्मेट है बहुत ही साइंटिफिक तरीके से तैयार किया गया है, आप उसकी मदद ले सकते हैं। वो ऑफर भी कर रहे हैं। हाँ, वो ऑफर भी कर रहे हैं। और समीर जी, आज जो हम लोगों ने दो चीज़ों का जिक्र किया, एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो वेबसाइट पे अपलोड हुआ डाटा की सिफारिशें की गई 406, उनमें सिर्फ 8 SC के, 7 ST के और 32 जो थे OBC थे। और इसके बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र वाला मुकदमा जो जा रहा है OBC आरक्षण वाला, उसको लेकर जो जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की है, बहुत गंभीर टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग नहीं चाहते कि जो है दूसरे लोग इसमें जुड़े, इसीलिए जातिगत करना जरूरी है। यानी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जो डाटा अपलोड हुआ उससे महाराष्ट्र सरकार जो मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है, उसमें जो आज सुनवाई हो रही है उससे भी ये एक तरीके से साबित होता है कि जो जातिगत जनगणना की मांग और राहुल गांधी जिन 56 सवालों की बात कर रहे हैं उसके समर्थन में ये अदालतों से भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके समर्थन में तो ये सवाल बड़ा होता जा रहा है। और लगता ये है कि ये सवाल और ज्यादा बढ़ेगा और सरकार को इससे कुछ परेशानियां शायद हो सकती जी बिल्कुल। और ये जो हम विजुअल्स देख रहे हैं, ये राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए हैं हरियाणा के करनाल में। ये घर है विनय नरवाल का। विनय नरवाल नौसेना के अधिकारी थे जिनकी 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने जान ले ली थी। जो 28 लोगों की जान ली गई थी उसमें एक वो भी थे। उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पिछले दिनों ये अपील की थी कि उस घटना को सांप्रदायिक दृष्टिकोण से न देखा जाए, कश्मीरियों के खिलाफ माहौल न बनाया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे कश्मीरियों ने लोगों की मदद की थी। तो इसलिए अगर कश्मीर में वो घटना हुई है तो उसको कश्मीर के लोगों से जोड़कर न देखा जाए। उसको लेकर उनकी ज़बरदस्त ट्रोलिंग हुई थी। राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं। इससे पहले राहुल गांधी शुभम द्विवेदी के घर भी पहुंचे थे कानपुर में। शुभम द्विवेदी भी शिकार हुए थे उन हमलावरों के जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था। और उस घटना के खिलाफ कार्रवाई का दबाव लगातार सरकार पर बन रहा है। पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है, कब कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक केवल पानी रोकने की कार्रवाई सामने आ रही है। हालांकि जो मॉक ड्रिल की घोषणा की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से कल यानी 7 मई को, उसको एक बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है उसमें मॉक ड्रिल को। और बड़ा कदम यही है कि भारत की तैयारियां पूरी हैं, ये बताने की कोशिश है दुनिया को, और हम हर समस्या से निपटने के लिए तैयार हैं। भारत का ये कदम जो है वो बताया जा रहा है और भारत पहले से भी तैयार है हर समस्या से निपटने। और इन्हीं सब के लिए एक मांग की जा रही थी लगातार विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी भी की जा रही है कि सरकार को एक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, जिसमें एकजुटता की बात जो हम कर रहे हैं वो बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बात की जानी चाहिए और ये लोगों को पता चलना चाहिए कि इस मामले में पूरा देश किस तरह से सरकार के साथ खड़ा है। विपक्षी पार्टियां भी सरकार के साथ। हाँ, बिल्कुल, ये सरकार के साथ विपक्षी पार्टियां, हालांकि सरकार ने संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया है, लेकिन कल प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष राहुल गांधी जो है उनकी मुलाकात पीएमओ में हुई है। हालांकि वो मुलाकात जो थी वो हुई थी CBI के नए डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए, और उसमें CBI संजीव खन्ना भी उपस्थित थे। लेकिन खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि उस बैठक में आम सहमति नहीं बन पाई है और नए डायरेक्टर के लिए। तो हो सकता है कि जो इस समय डायरेक्टर हैं उनको ही 1 साल का अभी एक्सटेंशन मिल जाए, इस पर शायद सहमति बन गई है और नए डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए फिर से कोई बैठक हो सकती है। तो यानी नए CBI डायरेक्टर के लिए राहुल गांधी की आपत्ति के बाद अभी कोई आम सहमति उस पर नहीं बन पाई है। ये सोर्सेस के हवाले से अभी खबर है सभी जी। ये अभी नहीं हुई है, यानी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री की और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की, पर मामला ये दूसरा था, मुद्दा दूसरा था। सर्वदलीय बैठक हुई थी, लेकिन सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं आए थे और उसको लेकर
विपक्ष प्रधानमंत्री पर सवाल भी खड़े कर रहा था कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए, जबकि वो दिल्ली में ही थे और उसी दिन सुबह बिहार में एक चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त थे, लेकिन उस दिन दिल्ली में रहते हुए भी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। तो ये सारे सवाल विपक्ष उठा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद लगातार ये भी कह रहा है, CWC की बैठक में भी प्रस्ताव भी पारित हुआ कांग्रेस पार्टी की ओर से कि जो भी कदम सरकार पहलगाम की घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ उठाएगी, पूरी तरह से विपक्ष उनके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है इस मुद्दे पर। और इसको लेकर अब एक बड़ी महत्वपूर्ण एक तैयारी की गई है मॉक ड्रिल की, जो कल होगी देश के 200-250 से भी ज़्यादा शहरों में, और उसको भी एक बड़ी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। क्या होता है आगे इस पर चर्चा होगी, लेकिन एक बड़ा फैसला लिया गया है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, जातिगत जनगणना जो इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अचानक आया है, उसको लेकर कांग्रेस का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, सुझाव भी दिया है कि तेलंगाना में जिस तरह से किया गया है, अगर उस तरह से करना चाहें उसमें हम मदद कर सकते हैं, इसका भी ऑफर दिया गया है। ये भी सवाल उठाया गया है कि हम तो बहुत पहले से मांग कर रहे थे, लेकिन आप लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब आखिरकार आप भी उस पर तैयार हुए हैं। तो ये तो राजनीति की बात है, लेकिन जातिगत जनगणना का फैसला सरकार ने लिया है। और पहलगाम के जो घटना को अंजाम देने वाले हैं, दोषी हैं, जो आतंकवादियों ने उस घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतजार अभी भी देश के लोगों को है।